नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। जम्मू एंड कश्मीर के बारामुल्ला डिस्ट्रिक्ट में सुपोर टाउन है, जिसमें दू अबगाह नाम का एक गांव है। और इसी गांव में ईयर 1969 में एक ऐसे आदमी के जन्म होता है जिसकी वजह से देश के लोकतंत्र का मंदल यानी कि पार्लियामेंट खतरे में आ जाता है, जिसका नाम था मोहम्मद अफजल गुरु। उसका यह भी मानना था कि कॉलेज में अलग अलग तरीके से डिस्क्रिमिनेशन हुआ है उसके साथ। तो इन सारी वजहों को देखते हुए अफजल गुरु जो था वो सिर्फ 1 साल के अंदर ही इस कॉलेज से ड्रॉप आउट हो जाता है और अपना छोटा मोटा काम करने लगता है। अब इसी टाइम पे क्या था कि कश्मीर के हालात भी उतने सही नहीं थे। कश्मीर के अंदर सेपरेटिस्ट मूवमेंट बहुत ही तेजी से फैल रही थी, जिसको जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट यानी कि JKLF चला रहा था। और JKLF की एक खासियत थी कि ये जो कम उम्र वाले कश्मीरी होते थे उनको ज्यादा रिक्रूट करते थे इंडिया के खिलाफ लड़ाई के लिए। तो इसी टाइम पे क्या होता है कि JKLF के 2 पावरफुल और पॉपुलर लीडर थे कश्मीर के अंदर। इनकी नजर अफजल गुरु पे पड़ती है, जो थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा था। तो उनको लगा कि ये हमारे ज्यादा काम आएगा। तो ये इसके टेस्ट में आते हैं और मल्टीपल मीटिंग्स और मोटिवेशन के बाद JKLF ज्वाइन करा लेते हैं। और JKLF उस टाइम पे क्या करता था कि यंग कश्मीरियों को रिक्रूट करने के बाद उनको POK के मुजफ्फराबाद में ट्रेनिंग करने के लिए भेजता था। तो ठीक 1 साल बाद यानी कि ईयर 1990 में ये जो यासिन मलिक था JKLF का, ये अफजल गुरु को भी कश्मीर से POK के मुजफ्फराबाद भेजता है। मुजफ्फराबाद पहुंचने के बाद अफजल गुरु और उसके साथ जो यंग लड़के रिक्रूट हुए थे, इन सबको ये एक पुरानी मैच बॉक्स फैक्ट्री में ले जाया जाता है। और इस फैक्ट्री में जब ये लोग पहुंचते हैं तो जो पाकिस्तान की ISI थी वहां पहले से ही अपना कैंप चला रही थी। तो इन लोग की भी जो ट्रेनिंग थी वो इसी फैक्ट्री में स्टार्ट हो जाती है। और इस पूरी ट्रेनिंग को पाकिस्तान की आर्मी का ऑफिसर जैनुलाब्दीन जो था वो पूरी करवाता है। तो अफजल और उसके साथ कम उम्र के 80 लड़के और थे। इनकी 2.5 महीने तक वहां पे ट्रेनिंग चलती है। इस पूरी ट्रेनिंग में यह जो जैनुलाब्दीन था, इसने इन 80 लड़कों को हथियार चलाने से लेके कश्मीर के अंदर जाके कैसे कम्युनिकेशन नेटवर्क हो गया, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हो गए, इंपॉर्टेंट ब्रिजेस जो हो गए, उनको कैसे नुकसान पहुंचाया जा सकता है, इन सब की ट्रेनिंग दी जाती है। अब इसके बाद जब इनकी ट्रेनिंग जो थी वो पूरी हो जाती है, तो अफजल जो उनके साथ बाकी लड़के थे उनको हथियार वगैरह दिए जाते हैं। अफजल को भी लड़ते टाइम एक अफजल को भी शौकत के पास पहुंच जाता है। DU के अंदर पॉलिटिकल साइंस में एडमिशन भी ले लेता है और साइड में छोटे मोटे कमीशन एजेंट टाइप जो काम होते हैं, छोटे छोटे काम जिनसे पैसा कमाया जा सके। तो अफजल और शौकत जो थे ये तो साथ में रह रहे थे और पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन इनके साथ साथ एक आदमी और था जो कि बारामुल्ला से था और DU के अंदर अरेबिक लैंग्वेज जो होती थी वो भी सिखाता था, जिसका नाम था सैयद अब्दुल रहमान गिलानी। ए आ गिलानी तो सेम जगह से ये तीनों थे, प्लस यूनिवर्सिटी भी सेम थी। तो इनकी दोस्ती बहुत गहरी हो जाती है और आगे चल के यही दोस्ती इन तीनों पर बहुत भारी पड़ती है। देखिए, अब तक जो कहानी आपने सुनी है उससे आप समझ गए होंगे कि अफजल गुरु का इसमें हाथ था। अब इसके बाद ईयर 1993 और 1994 तक अफजल जो था वह अपनी ग्रेजुएशन वगैरह करता है, जिसके साथ अफजल गुरु ये जो था वो अपनी ग्रेजुएशन वगैरह करता है। तो इधर अफजल की ग्रेजुएशन कंप्लीट हो रही थी और कश्मीर के अंदर क्या हो रहा था, सिक्योरिटी फोर्सेस जो थी वो बहुत ज्यादा एक्टिव हो चुकी थी। और इसी पर्टिकुलर टाइम पे सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक ड्राइव चलाई थी जिसमें यंग कश्मीरी जो इंडिया के खिलाफ हो गए थे उनको सरेंडर करके एक नई लाइफ शुरू करने का एक मौका दिया जा रहा था, उनको इनवाइट किया जा रहा था। तो ईयर 1994 में अफजल की ग्रेजुएशन भी पूरी हो गई थी, प्लस उसके घर वाले भी इंसिस्ट करते हैं कि यहां कश्मीर में आके आप सरेंडर कर दो। तो अफजल जो था वो दिल्ली से कश्मीर आता है ताकि इन सब चीजों से उसका नाम हट सके।
और अफजल भी ट्रेनिंग के टाइम पे जो बंदूकें वगैरह थीं, जो हथियार वगैरह वो लेके आया था, बॉर्डर पार करके वो सारी चीजें जमा कर देता है और सरेंडर कर देता है सिक्योरिटी फोर्सेस के आगे। तो उस टाइम पे ये था कि सरेंडर करने के टाइम पे एक सर्टिफिकेट मिलता था, तो उसमें लिखा होता था सरेंडर्ड मिल्ट ने ये ऐसा समझ लिए कि यंग कश्मीरी जो थे, जो मिल्ट ने बन गए थे, उनको सुधारने का एक चांस टाइप दिया जाता है। तो इसमें ऐसा नहीं होता है कि सरेंडर कर दिया तो उठा के जेल में डाल लेंगे, मारना पीटना शुरू कर देंगे। सरेंडर करने के बाद एक नया चांस दिया जाता है और वहां पे जाके अपना काम करना चाहता है। तो उसने कमीशन बेसिस पे मेडिकल और सर्जिकल आइटम्स जो होते थे उनका एजेंट बन गया था वो, और अपना उसी एरिया में इक्विपमेंट वगैरह सप्लाई करता था अलग अलग जगह पे। तो कई सालों तक कश्मीर में काम करने के बाद डेट आती है फरवरी 2000। एक तो इस दिन क्या होता है कि अफजल जो था वो श्रीनगर के लाल चौक के पास एक दुकान पर सर्जिकल आइटम की सप्लाई कर रहा था, और यहीं पे अफजल की जो मुलाकात होती है वो तारिक अहमद नाम की एक आदमी से होती है। अब अफजल की जो तारिक से मुलाकात होती है यहाँ पे, यही इस पूरे इंसिडेंट की जड़ है, और यही से अफजल की जो जिंदगी थी वो हमेशा के लिए बदल जाती है। तो होता है कि इस मीटिंग में तारिक जो है वो अफजल को बताता है कि वो अन्नाग डिस्ट्रिक्ट का है, वहां का रहने वाला है, और कश्मीर के हालातों पे ये दोनों काफी देर तक बात करते हैं, और इसके बाद मल्टीपल टाइम मिलते हैं। इनकी दोस्ती भी काफी अच्छी हो जाती है। तो ऐसे ही एक दिन यह लोग श्रीनगर के अंदर बतुरालू मस्जिद थी, वहां पे नमाज पढ़ रहे थे। तो वहां से नमाज पढ़ने के बाद तारिक और अफजल की काफी देर बात होती है, और इसी बीच में तारिक अफजल को सच बताता है। तारिक कहता है कि वो पाकिस्तान का रहने वाला है और जैश-ए मोहम्मद उसके लिए काम करता है, और काफी देर बात करने के बाद ये अफजल को भी जैश-ए मोहम्मद ज्वाइन करने के लिए कन्विंस कर लेता है, और उसको समझाता है कि अगर तुम ऐसा करोगे, एक तो तुम अपने लोगों के लिए लड़ोगे, और साथ साथ में तुम्हारी फाइनेंशियल कंडीशन है, पैसों की दिक्कत है, ये भी हम सही करा देंगे। अब ये सारी बात होने के बाद तारिक जो था वो अफजल को एक ऐसे आदमी के पास ले जाता है जो इंडिया का सबसे बड़ा दुश्मन है, जिसने सबसे ज्यादा आतंकी हमले इंडिया के खिलाफ प्लान किए हैं। तारिक जो था वो अफजल को डायरेक्ट जैश-ए मोहम्मद के सुप्रीम कमांडर गाजी बाबा से मिलवा देता है। अब गाजी बाबा जो था वो था तो पाकिस्तान का, लेकिन इसने अपना बेट जो था वो कश्मीर की कई सारी पहाड़ियों में बना रखा था, और ऐसे ही एक बेस इसने अडू हिल्स, पहलगाम, जम्मू और कश्मीर में बना रखा था। तो इसी पर्टिकुलर बेस पे तारिक जो है वो अफजल को लेके जाता है। इस बेस पे 60 से ज्यादा हेविली आर्म मिलिटेंट्स थे, वायरलेस सेट्स थे, सैटेलाइट फोन्स थे, सारा कुछ था वहां पे। अब अफजल के वहां पहुंचने के थोड़ी देर बाद ही गाजी बाबा वहां पे आता है और मीटिंग सेट होती है इन लोगों की, और इसी मीटिंग में गाजी बाबा जो था वो अफजल को काफी मोटिवेट करता और समझाता है कि आप मददकोर हमारी इस लड़ाई में। अब यह मीटिंग खत्म होती है। इस मीटिंग के बाद गाजी बाबा अफजल को ऑडियो कैसेट देता है, लिटरेचर देता है, जिसमें मसूद अजहर की जो स्पीचेस होती है वो होती है। और फिर इसके बाद अफजल गुरु जो था वो इस काम के लिए हाँ बोल देता है। तो गाजी बाबा को टोटल 5 आतंकी जो थे वो दिल्ली में भेजने थे, और उसमें जो मोहम्मद नाम का आदमी था वो इन 5 लोगों को हेड कर रहा था। तो गाजी ने अफजल को सबसे पहले मोहम्मद से इंट्रोड्यूस कराया, और अब यहां से अफजल का काम यह था कि अफजल को इन 5 आतंकी को दिल्ली पहुंचाना था और उनकी मदद करनी थी। इसमें सबसे पहले इनके हेड मोहम्मद था, उसको पहुंचाना था। तो अफजल जो था वो मोहम्मद से मिलने के बाद अपने कजन शौकत, जिसके साथ वो रहता था, पहले उसको फोन मिला था दिल्ली के अंदर, और मोहम्मद के लिए एक रूम अरेंज करने के लिए कहता। और उस पर्टिकुलर टाइम पे उसने शौकत को कुछ बताया नहीं था, और शौकत जो था वो दिल्ली के अंदर उस समय फ्रूट्स का काम करता था, और उसकी शादी भी हो चुकी थी।
नवजोत संधू नाम की लड़की से, और शादी के बाद उस लड़की का नाम चेंज हो गया था, अफशान गुरु हो गया था। तो शौकत और उसकी बीवी जो थे, मुखर्जी नगर के हाउस नंबर 1021 के फर्स्ट फ्लोर पे रहते थे। तो अफजल का जब फोन गया था शौकत के पास, तो शौकत ने अपने घर के थोड़ी दूर पे ही मुखर्जी नगर के गांधी विहार A99 के सेकंड फ्लोर पे। अब ये सारे अरेंजमेंट कंप्लीट होने के बाद नंबर 2001 में अफजल गुरु मोहम्मद को कश्मीर से लेके दिल्ली के लिए निकलता है। और मोहम्मद जब अफजल के साथ निकल रहा था, उसके पास कोई हथियार वगैरह नहीं थे, सिर्फ उसके पास एक कॉम्पैक्ट प्रेसारियो, लैपटॉप और 50,000 रुपए थे, और कुछ भी नहीं था उसके पास। अब अफजल और मोहम्मद जो थे, वो दिल्ली पहुंचने के बाद शौकत के घर पे जाते हैं, और अफजल जो था वो शौकत को सब कुछ बता देता है कि ऐसे 5 लोग आने वाले हैं, ऐसे ऐसे हमला करने वाले हैं। तो शौकत जो था वो भी इस प्लान में शामिल हो जाता है। तो अब मोहम्मद तो पहुंच चुका था दिल्ली के अंदर, लेकिन इन 4 लोगों को और पहुंचाना था अफजल को, और इन सारे अरेंजमेंट के लिए पैसे भी चाहिए थे। तो मोहम्मद दिल्ली पहुंचने के बाद सबसे पहले हवाला के थ्रू 20 लाख रुपए मंगवाता है एक अननोन सोर्स से। उसके बाद उसमें से 5 लाख रुपए जो थे वो अफजल को देता है, और कहता है कि अभी जब तुम वापस जाओगे कश्मीर लड़कों को लेने, तो तारिक मिलेगा वहां पे, ये 5 लाख रुपए उस तारिक को दे देना। और अफजल ठीक ऐसा ही करता है। कश्मीर पहुंचता है, तारिक को 5 लाख रुपए दे देता है, और इसके बदले में तारिक जो है वो 2 और लोगों से इंट्रोड्यूस कराता है। ये जो 2 लोग थे जिनसे तारिक अफजल को इंट्रोड्यूस कराता है, उनमें से एक का नाम था राजा और दूसरे का नाम था हैदर। अब इसके बाद दिसंबर फर्स्ट वीक में अफजल जो था कश्मीर में दोबारा जाता है, और जो बाकी के 2 बच्चे आतंकी थे, राना और हमजा, उनको भी लेके आता है। लेकिन ये दोनों जब दिल्ली आते हैं तो खाली हाथ नहीं आते हैं। ये अपने साथ 2 बड़े बैग में 4 एक 41-60 राइफल, 3 पिस्तौल, 12 मैगजीन, एक गुडी लॉन्चर, 15 शेल्स, 15 गुडी, 2 पैकेट डेटोनेटर, रेडियो एक्टिव डिवाइसेस और 2 वायरलेस सेट लेके आता है। तो दिसंबर 2001 के पहले हफ्ते में 5 आतंकी मोहम्मद, राजा, हैदर, राना और हमजा दिल्ली पहुंच चुके थे, और अब यहां से पार्लियामेंट हमले में बहुत ही कम टाइम बचा था। और इसी टाइम पे शौकत ने गिलानी, जो कि अफजल और शौकत दोनों का दोस्त था, उसको भी सारी चीजों के बारे में बता देता है कि ऐसे से हमला होने वाला है। अब सारे लोग पहुंच तो गए थे। इसके बाद अफजल का टास्क था कि अफजल को इन लोगों के लिए मोबाइल और सिम अरेंजमेंट करना था। अफजल 4 दिसंबर 2001 को मॉडल टाउन में कमल किशोर की मोबाइल शॉप से मोटोरोला मॉडल 180 का मोबाइल और एक सिम लाता है। और फिर उसके बाद गफार मार्केट में संदीप चौधरी की दुकान शॉप नंबर 26 से सोनी एरिक्सन मॉडल जे 70 मोबाइल और कुछ सिम लेके आता है। तो इस तरीके से इनके पास 5 मोबाइल फोन और 6 सिम कार्ड हो जाते हैं। अब ये मोबाइल और सिम कार्ड जब सबके पास अपने अपने हो जाते हैं, तो सबसे पहला यूज इसका 5 दिसंबर को मोहम्मद, जो कि हेड था इनका, ये करता है। ये अपने नए मोबाइल नंबर 981056-528 से दुबई पे मल्टीपल कॉल लगाता है और प्लान डिस्कस करता है। और फिर ये सारी बात करने के बाद ये प्लानिंग स्टार्ट कर देते हैं।